वेलकम टू द पंडित्स। द पंडित्स प्लेटफॉर्म पे हम सीजीएल मेंस 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। द पंडित्स प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉपर और जेन्युइन गाइडेंस मिलती है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जिन बच्चों को रूटीन बनाने या फॉलो करने में दिक्कत आ रही है या स्ट्रैटेजी या गाइडेंस की वजह से वो सिलेक्शन में लैक कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है द पंडित के नाम से, वो भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। वहां इन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट, बेस्ट रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये अभी एनालिटिक्स भी बताऊंगी मैं आपको। एक बार मैं आपको पूरे पेपर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, कि आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये मैंने इंट्रो बाद में शूट किया है। ये देखो, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स को। आर्क रूट वर्ड गवर्नमेंट होता है, ग्रेन सीड होता है, एपी बीज होता है, एरियम ओरियम प्लेस के लिए आते हैं, डोरमा मतलब स्लीप होता है, तो डॉर्मेंट से इसका क्या रिलेशन है, और इडियम्स है तो इनको हम ओरिजिन से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं याद कर सकते ना इडियम्स, तो ओरिजिन से मैंने इडियम्स बताए हैं। ठीक है, सिनोनिम्स है, होमोफोन होमोनिम्स क्या होते हैं, कैसे इनको अलग किया है, कैसे आंसर पे जाना है, ये भी डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड स्पेलिंग में किस तरह हेल्प करते हैं, ये भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ओसीएम, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ये भी हमने बहुत डिटेल से यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार बच्चा सोचता है देयर आएगा, हिज क्यों नहीं आएगा, हिज आएगा या देयर आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, वो सारा हमने यहाँ डिस्कस किया है। यूनिवर्सल का तो बच्चे को पता चल गया कि मोर और मोस्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां पर मोर और मोस्ट नहीं आ सकता, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो बहुत डिटेल से कोलोकेशंस और स्ट्रक्चर, जैसे पैसेज में टोन है, स्ट्रक्चर है, थीम है, टाइटल है, उन सभी को बहुत बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। टेंस को भी बहुत अच्छे से, फ्यूचर परफेक्ट को यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, अब एनालिटिक्स की बात करते हैं। एनालिटिक्स में यहां पर देखो, जो वन वर्ड के 2 क्वेश्चंस आए हैं, इडियम फ्रेजेस 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सिनोनिम के 2, एंटोनिम एक भी नहीं आया, इस पर एक भी एंटोनिम नहीं पूछा है। स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इस बार ग्रामर के अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के हैं, 6 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। फ्रेजल वर्ब का 1 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का पूछा है इस बार इन्होंने। बहुत ही, जो पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन बोले या टफ क्वेश्चन बोले तो वो वही था, है ना, और उसको भी बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है। ये बहुत डिटेल से एक एक फ्रेजल वर्ब को आपको बताया है। ठीक है, जो टेंस वाला पार्ट है इसको भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ओरिजिन से जो आपके इडियम्स है उनको ओरिजिन से बताया। ठीक है, हाँ, अब आगे यहाँ चलते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन है, इसी में फ्रेजल वर्ब आ गया, 3 एक्टिव पैसिव और 3 नरेशन है। ये तो इजी क्वेश्चंस थे, बहुत टफ नहीं थे। हाँ, एक मेजर चेंज जो किया है, जम्बल्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक सिंगल क्वेश्चन भी जम्बल्ड का नहीं पूछा, जबकि लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही लेंथी जम्बल्ड पूछे थे लास्ट ईयर, लेकिन इस बार एक भी नहीं पूछा है। ठीक है, क्लोज टेस्ट के 4 क्वेश्चन है, एक क्लोज टेस्ट पूछा है। पैसेज में अच्छा किया है, पैसेज में कहीं एंटोनिम पूछा है, कहीं सिनोनिम पूछा है, टोन भी पूछी है, स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो इन सभी को भी बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। ठीक है ना बच्चे, और रूट वर्ड से कैसे हम इजी वे में याद कर सकते हैं वर्ड्स को और कितने इंटरेस्टिंग है, वो भी हमने पूरा इसमें डिस्कस किया है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड से अंडरलाइन पार्ट का वन वर्ड आपको बताना है। अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस। तो अ प्लेस फॉर ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? तो रूट वर्ड से आप देखते हैं तो ग्रेन्स, अनाज, ग्रेनरी। ग्रेन किसके लिए आता है? अनाज के लिए, सीड के लिए, दाने के लिए। ग्रेन रूट वर्ड का मतलब क्या है? सीड, अनाज, राइट। अनाज मीनिंग हो गया ARY। किसी भी वर्ड के लास्ट में ARY, ARIUM या ORIUM जो सफिक्स होता है वो किसको बताता है? अ प्लेस फॉर। किसको बताता है? अ प्लेस फॉर। अ प्लेस फॉर कीपिंग ग्रेन्स क्या हो जाएगा? ग्रेनरी। सिमिलरली अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, API, AP का मतलब होता है बीज,
ARY मीन्स अ प्लेस फॉर, सो अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज क्या हुआ, एपियरी। ठीक है, जैसे अ प्लेस फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाता है, एक्वेरियम। ठीक है, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स क्या हो जाता है, एवियरी। तो यहां से क्या समझ आया कि ARY, ARIUM, ORIUM सफिक्स किसके लिए आता है, अ प्लेस फॉर। क्लियर। ग्रेन जो रूट है GARN, इसका मतलब क्या होता है, सीड। इवन जो आपने वर्ड अनार, अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। ठीक है, पोमीग्रेनेट में ये ग्रैन क्या है स्टूडेंट, सीड, क्योंकि अनार में क्या होते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं, सीड्स होते हैं। पोम किसके लिए आता है, एप्पल या फ्रूट के लिए। तो एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स हैं। समझ में आया। तो ग्रेन जहां आएगा किसके लिए आएगा, सीड के लिए, दाने के लिए, बीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं आर्काइव। आर्काइव है इसका प्रोनाउंसिएशन। आर्काइव क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनका कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, या उनको रखने की जगह क्या होती है, आर्काइव। यहां पर रूट वर्ड ARCH जिसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट। जैसे बनता है एनार्की, आपने सुना होगा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो आर्क किसके लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए, चीफ के लिए, मेन के लिए। एन मतलब एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या बना, एनार्की। ठीक है, आर किसके लिए आता है, चीफ, रूल, गवर्नमेंट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री में देखो एक ऐसी जगह, एक स्लीपिंग, जहां पर स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में एक ऐसी जगह जो सोने के लिए बनाई गई हो, स्लीपिंग रूम हो जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेड हो जिसपे वो सो सके, वो क्या होता है, डॉर्मिट्री। ठीक है, डोरमा जो रूट है, डोर्म, इसका मतलब होता है स्लीप। डोरमा का मतलब क्या होता है, स्लीप। तो एक और वर्ड बनता है जो भी एग्जाम में SSC में पहले भी पूछा हुआ है, डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है, जो इनएक्टिव है। जैसे हम सो जाते हैं तो हम एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही डोरमेंट का मतलब क्या है, इनएक्टिव। जैसे डोरमेंट वोल्केनो हो गया। क्लियर है, मजा आया। ठीक है, नेक्स्ट यहां शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। बोलने में और लिखने में अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे। यहां देखो, मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, मटरिंग। मम्बलिंग का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, मटरिंग। ठीक है, इनकोहेरेंस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनक्लियर। इनकोहेरेंस। ठीक है, रैम्बलिंग का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्प्रॉलिंग। रैम्बलिंग क्या होता है, स्प्रॉलिंग, बिखरा हुआ। राइट आंसर होगा आर्टिकुलेशन। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है रूट वर्ड में टू स्पीक क्लियरली, अपनी बात को क्लियरली बता पाना, लूसिड, क्लियर, अपनी बात को रख पाना, क्या होता है, आर्टिकुलेशन। जैसे बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है कि वो अपने थॉट्स को क्लियरली नहीं बता पाते। जैसे शी स्ट्रगल्ड टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स, कि वो अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसलिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर। तो अपनी बात को क्लियरली शब्दों में लिख पाना, बोल पाने के लिए एबिलिटी को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, despite their differences the two politicians decided to filling the blank and work together for the greater good। यहां देखो इडियम पूछा है, ठीक है, कि उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, मतभेद के बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ अब एक साथ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। यहां देखो मतलब उन्होंने दुश्मनी को खत्म कर दिया। ठीक है, ब्लो ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है गेट रिड ऑफ इमोशंस, इमोशन से गेट रिड ऑफ हो जाना, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, रिमूव करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है बहुत हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, रात रात जाग कर पढ़ना मतलब बहुत हार्ड वर्क करना। ठीक है,
बार्क अप द रोंग ट्री, इसका मतलब होता है रोंग अजम्पशन लगाना, ठीक है, मतलब जो आप अजम्पशन, जो कंक्लूजन जो निकाल रहे हो वो गलत हो, तो वो क्या होता है, बार्क अप द रोंग ट्री। राइट आंसर होगा बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब देखो, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी होती है जो लड़ने के लिए काम आती थी, तो उसको आपने दफना दिया है, बरी कर दिया है, मतलब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी हैचेट को दफना दिया कि हाँ अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, यानी हमने दुश्मनी खत्म कर दी है, पीसफुल अब रहेंगे। ठीक है, ये देखो आर्ग्यूमेंट अब खत्म कर देना, वापस दोस्ती कर लेना, बरी द हैचेट। क्लियर? नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, बहुत अच्छा इडियम है, मैंने इसका ओरिजिन पहले बताया हुआ भी है। ठीक है, बाइट द बुलेट। अब इसमें क्या किया है, आपको यहां पर चारों ऑप्शंस दिए हैं, थोड़ा अलग तरह से पूछा है, क्रिएटिव करने की कोशिश की है। सीपीओ में भी इस तरह से क्रिएटिव करने की कोशिश की है एसएससी ने। सीपीओ के जो पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे इस तरह से भी पूछा है कि सेंटेंसेस दे दिए हैं और फिर उन सेंटेंसेस से इस इडियम का मीनिंग किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आपको बताना है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट जो सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को आप बहुत ही ब्रेवली फेस कर रहे हो। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और आप उसको बहुत ब्रेव तरीके से फेस कर रहे हो, कठिनाई का सामना कर रहे हो। ठीक है, जैसे इसका ओरिजिन कैसे है कि जैसे पहले जब एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो सोल्जर्स होते थे जो युद्ध में घायल हो जाते थे, तो उनकी जब सर्जरी करनी पड़ती थी, तो सर्जरी के टाइम उनको पेन तो होता ही है, नॉर्मली इंसान की कोई भी सर्जरी होगी तो पेन होगा, तो एनेस्थीसिया दे देते हैं तो पेन का पता नहीं चलता, लेकिन एनेस्थीसिया है ही नहीं, तब क्या करें? तब क्या करते थे डॉक्टर्स, उस पेशेंट के मुंह में बुलेट दे देते थे, बुलेट, और उसको दांतों के बीच में रख देते थे, यानी कि कभी वो ऐसा ना हो कि दर्द में या घबराहट में वो अपने दांतों से अपनी जीभ ही काट ले, मतलब वो जो सारा फोर्स है, सारी ताकत है, वो किस पे लगा देता था इंसान? बुलेट पे लगा देता था। तो इसलिए वहां से बाइट द बुलेट का ओरिजिन हुआ कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। जैसे देखो ये, तो मतलब जो भी पूरा फोर्स है ना वो सारा यहीं लग जाता था, सारा पेन जो है वो सारा फोकस यहीं हो जाता था। ठीक है, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या होता है? बाइट द बुलेट। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाने से नफरत है, बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, यहां पर इसमें देखो, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, नहीं हो सकता। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर, ये नहीं होगा। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, नहीं। राइट आंसर होगा डी। डिस्पाइट द पेन, पेन के बावजूद भी सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, सारा ने क्या डिसाइड किया कि हाँ सर्जरी करवाऊंगी मैं, पेन के बावजूद भी। क्लियर? तो किसी मुश्किल परिस्थिति का, डिफिकल्ट सिचुएशन का बहुत ही ब्रेवरी से सामना करना, से लड़ना, क्या होता है? बाइट द बुलेट। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है आपसे, द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे, अथॉरिटी ने मना कर दिया, पे एनी हीड। कोलोकेशन की बात करें तो पे हीड होता है, पे हीड मतलब ध्यान देना, नोटिस करना, टू द फिलिंग द ब्लैंक ट्रिवियल डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। यहाँ ट्रिवियल का कोई सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, जो भी उनकी डिमांड्स थी, ट्रिवियल, ट्रिवियल वर्ड आया है लैटिन से। ठीक है, लैटिन में जहां पर तीन रास्ते मिलते थे उसको बोलते थे ट्राइवियम, और वहां पर जब लोग मिलते थे उस प्लेस पे तो वहां बहुत ही ऑर्डिनरी, सामान्य सी इस तरह की बातें होती थी घर गृहस्थी की, और इधर क्या सब्जी बन रही है, क्या होगा, तो बहुत ही तुच्छ वहां डिस्कशन होता था। तो वहां से ही ट्रिवियल वर्ड का यूज किया जाने लगा, जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डिनरी है, बहुत ही तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, उसको क्या बोला जाने लगा? ट्रिवियल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट।
क्लियर। मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड, शानदार, बहुत ही शानदार, इंप्रेसिव को क्या बोलते हैं, मैजेस्टिक। क्लियर। कंसीटेड का मतलब होता है बहुत ही एरोगेंट, घमंडी, प्राउडी, हॉटी जो है उसको क्या बोलते हैं, कंसीटेड। इडियोटिक जो है वो हो जाता है फुलिश, ठीक है, फुलिश, इडियोटिक। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, यू यूज एंड फिलिंग द ब्लैंक टू स्टीयर अ बोट। ये क्वेश्चन आपका हो गया होमोनिम। होमोनिम की में ही एक चीज आ गई है होमोफोन, क्योंकि जो होमोफोन है वो तो होमोनिम है ही है। इसके मैंने डिटेल एक सॉल्यूशन की होमोफोन होमोनिम की पीडीएफ भी दी हुई है, ठीक है और इसकी क्लास भी ली हुई है यूट्यूब पे। यहाँ देखो ORE, OAR और OR, और इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये क्या हो गए, होमोफोन। यानी ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो वो क्या हो जाते हैं, होमोफोन। क्लियर। OR मतलब यहाँ क्या है, चॉइस है, तो चॉइस की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ किसी चीज को यूज करने की बात हो रही है, ठीक है। ORE जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एस्क, जो रॉक या अर्थ जिससे मेटल को ऑब्टेन किया जाता है वो और होता है, तो ये भी नहीं होगा। जो चप्पू जिससे नाव चलाई जाती है, जो लार्ज पोल सा होता है जिससे नाव चलाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, OAR। राइट आंसर क्या हो जाएगा, OAR। तो यू यूज एंड ओर टू स्टीयर अ बोट, की बोट को चलाने के लिए तुम क्या यूज करते हो, ओर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछा है एरर, स्पेलिंग एरर पूछा है, वेसिलेट्स, ठीक है। वेसिलेट्स का मतलब होता है वेवर, फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएट जो बार बार अपने डिसीजन को, चीजों को, ओपिनियन को बदलता रहता है उसको बोलते हैं वेसिलेट्स। उसके लिए वर्ब यूज होती है वेसिलेट्स, ठीक है। शी वेसिलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। वो किसी भी डिसीजन को लेते समय बहुत ज्यादा चेंज करती रहती है अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को। वेवर, फ्लक्चुएट, राइट। यहां पर जो रूट वर्ड है, अगर आप रूट से देखोगे तो यहां रूट वर्ड है वेसिलेट, ठीक है। वेसिलेट का मतलब होता है स्वेव्ड। स्वेव्ड का मतलब होता है इधर उधर मूव करते रहना, मूव साइड बाय साइड, ठीक है। तो आप अपने ओपिनियन को, अपने थॉट्स को, अपने डिसीजन को बार बार मूव कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वेसिलेट, ठीक है। रूट वर्ड से आप देखते तो यहां देखो VACILL, तो C यहाँ है ही नहीं, S है, इसको हटा दो। यहाँ एक ही L है, इसको भी हटा दो। यहाँ डबल T कर दिया, इसको भी हटा दो। राइट आंसर हो जाएगा D, वेसिलेट्स। रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये एरर का क्वेश्चन है, द स्पीकर्स एम्फेसिस, ये देखो, is on the present day problems that are being faced by ordinary man of India। स्पीकर का जो एम्फेसिस है, अब ये एम्फेसिस की बात कर रहा है, स्पीकर्स का एम्फेसिस, स्पीकर का पोजीशन शो कर रहा है, स्पीकर का एम्फेसिस। तो एम्फेसिस में ये जो स्पेलिंग है ये गलत है, ये नाउन की जो यहाँ स्पेलिंग आएगी वो होगा EMPHASIS, एम्फेसिस। क्लियर। नेक्स्ट, they want to live in first floor of this building, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या होते हैं ये, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इस बार एसएससी ने एडजेक्टिव से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, जो जनरली इन दिनों पहले बीच में आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी इस पेपर को में आए हैं। और सीपीयू में भी आर्टिकल्स के, एडजेक्टिव्स के अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो यहां देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनके पहले हमें क्या यूज करना होता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। क्लियर। दूसरे होते हैं कार्डिनल, जैसे होते हैं 1 2 3 4। फिर होते हैं मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, ट्रिपल। देखो इसको समझेंगे, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल हो गए फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑर्डिनल के पहले क्या यूज करना है? द। फिर आता है कार्डिनल। कार्डिनल क्या है? 1 2 3 4। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है? OCM। सीक्वेंस भी यही रहती है, पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ये कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। द टू फर्स्ट नहीं होता, द फर्स्ट टू होता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। द फर्स्ट 5 डबल रूम्स। रूम्स क्या हो गया? नाउन। ठीक है, द फर्स्ट 5 डबल रूम्स। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। 5 क्या है? कार्डिनल। डबल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। और द किसके लिए आ रहा है? फर्स्ट के लिए। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट के पहले आ जाएगा द, और यहां फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है, तो इन द फर्स्ट फ्लोर नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में नहीं, फर्स्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। देखो, तो यहां तो आपको देख के समझ गया आ गया होगा कि वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज नहीं आ सकता। ठीक है, हैज तो किसी भी केस में नहीं आ सकता, हैव आ सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम चाहें तो दो तरीके से सही कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, जैसे हैव सीन भी बोल सकते हैं हम, और हैड सीन भी बोल सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए, और जैसे मूवी स्टार्ट हुई तो आपने बोला, आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आप क्या बोल रहे हो? आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, कि मैंने ये मूवी पहले देखी है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आपके किसी दोस्त ने कल ही शोले मूवी देखी है, तो आप बोल रहे, दोस्त बोलता है यार मैंने कल शोले देखी थी, तो आपने बोला यार मैंने तो शोले बहुत पहले, आज से कोई 10 साल पहले जब शोले रिलीज हुई थी तभी देख ली थी, है ना। तो आई हैड सीन शोले बिफोर। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आप उसको पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो और प्रेजेंट के भी, वो डिपेंड करेगा क्या भाव है। तो यहां पर हमें उस भाव से कोई अलग अलग हमें बताया नहीं जा रहा है, तो हम सिंपली इसको एरर कहां कर देंगे? हैव सीन। क्लियर? और ध्यान रखेंगे जनरली क्या होता है कि जिस टेंस में एरर गिवन होती है, जहां तक हो सकता है हमें उसी में उसको सही करना होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, They were married happily before she quit her job. तो जॉब छोड़ने से पहले वो हैप्पीली मैरिड थे, खुशी खुशी। तो मैरिड हैप्पीली नहीं आएगा, क्या आएगा? हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है। दूसरा, हैप्पीली कई बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है एज एन एडवर्ब, तो ये फॉर्चुनेटली का भी मीनिंग देती है। क्या मीनिंग देती है? फॉर्चुनेटली। जैसे हैप्पीली द डैमेज वॉज ओनली स्लाइट, कि हैप्पीली मतलब फॉर्चुनेटली बिल्डिंग गिरी, ये भी हुआ, लेकिन थोड़ा डैमेज जो है या किसी की मानवता की हानि जो है वो कम हुई। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या आ जाता है? कई बार हैप्पीली को यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए उनकी, दोज पेरेंट्स नहीं, दोज की जगह देखो, दोज में एरर है, दोज उनके पेरेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। एवरीवन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखो, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, समबडी, समवन, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या होते हैं ये? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ में हम जनरली क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहां तो मॉडल है, अदरवाइज क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन आगे जो आने वाला प्रोनाउन है, अगर वो होता क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में क्या लेते हैं हम? प्लूरल।
ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या आता है, प्लूरल आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, जैसे हमने लिया एवरीवन इज रेडी नाउ, एवरीवन इज रेडी नाउ, क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, आरंट दे, क्या बनेगा, आरंट दे। क्वेश्चन टैग में जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, तो क्या आता है क्वेश्चन टैग में, जो प्रोनाउन है वो क्या आता है, हमेशा प्लूरल, क्या आता है, प्लूरल, ठीक है। लेकिन जब हम, ये तो हो गया क्वेश्चन टैग की बात, उसके अलावा जो एवरीवन एज ए सब्जेक्ट है, आगे हमें प्रोनाउन लेना है, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन के प्लूरल के रेस्पेक्ट में देयर ले सकते हैं, ये भी सही है। हिज और हर लिख सकते हैं, ये भी सही है। आजकल अकेला हिज भी लिखते हैं, ये भी मोर मतलब यूजुअल हो गया है, ये भी सही है। क्लियर? तो अगर कभी आपको देयर मिले तो वो कोई एरर नहीं है, देयर को भी एक्सेप्ट किया गया है इंग्लिश में, क्योंकि हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब हम प्लूरल सब्जेक्ट को ही, प्लूरल प्रोनाउन को ही काम में लेते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में देयर को भी यूज किया गया है। समटाइम्स आपको हिज और हर भी मिलेगा तो वो भी सही है, और अकेला एक मैस्कुलिन जेंडर को लिया जाता है तो वो भी सही है। क्लियर? तो यहां पर देयर भी ले सकते हैं, हिज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द बुक होम आई वॉन्टेड टू बाय, ये वो बुक है जिसको मैं खरीदना चाहता था। तो होम, हुज, हु, ये क्या होता है, ये किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, ठीक है। जबकि यहां पर किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर के लिए, सॉरी बुक के लिए, तो यहां पर्सन की बात होती तो हम हु, हुज, हुम लेते हैं, लेकिन पर्सन के नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स की जब बात होती है, किसकी बात होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, विच या दैट, क्या यूज करते हैं, विच या दैट, तो हुम को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, सिनेमा प्रोवाइड करता है मोस्ट यूनिवर्सल। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगाया जा सकता, वो अपने आप में ही एक सुपरलेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। इनकी एक लिस्ट भी मैंने आपको यहां दी है, ये देखो कुछ एडजेक्टिव कौन कौन से, जैसे परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। कंप्लीट, ग्लोबल, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, यूनिक, आइडियल, सुप्रीम, परपेचुअल, इनफाइनाइट, प्रिंसिपल, ठीक है। इवन राउंड, राउंड का भी एक क्वेश्चन अभी अब करवाऊंगी, इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आगे भी आया है, राउंडर किया हुआ है। तो ऑलरेडी ये क्या है, सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं, और इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं होता है। यूनानिमस, प्रीफरेबल, चीफ है, सुप्रीम है, यूनिक है, इनके पहले कोई मोर या मोस्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है। ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन इन आवर विलेज, मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन होता तो गलत हो जाता, आएगा, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये द भी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल, नहीं है, ध्यान से समझेंगे, यूनिवर्सल है, इसका साउंड क्या है, यूनिवर्सल, यू का साउंड है, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या साउंड आता है, अ का, ये कौन सा है, वाउल साउंड है, इसलिए एन लेते हैं। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, साउंड मैटर करता है। यहां पर आप देखते यू यहाँ है, यू है, यहां एन आया तो यहां एन आना चाहिए, नहीं, यहां साउंड है यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, तो क्या आएगा, ए। अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा, एन, तो क्या आएगा, अ यूनिवर्सल। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, This is the challenge task I have ever encountered. टास्क क्या है, नाउन। आज तक जितनी भी टास्क मैंने एवर एनकाउंटर की है उसमें से ये सबसे ज्यादा क्या है, चैलेंज है। चैलेंज भी नाउन है, टास्क भी नाउन है। टास्क नाउन है तो इससे पहले जो हमें वर्ड चाहिए जो टास्क को मॉडिफाई करे वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, पहली चीज। दूसरा, जितनी भी सारी चीजें हैं उनमें से जब हम एक चीज को
उनमें से जब हम किसी एक चीज को अलग बताना चाहें, सबसे बढ़िया बताना चाहें, तो उसके लिए क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो यहां देखो, ये मोर चैलेंजिंग नहीं हो सकता, सिर्फ चैलेंजिंग नहीं आएगा, मच चैलेंजिंग कुछ होता नहीं है। राइट आंसर होगा मोस्ट चैलेंजिंग, और द पहले आ ही चुका है, तो द मोस्ट चैलेंजिंग। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। ये मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है जो आज तक मैंने एनकाउंटर की है। सब में से किसी एक को बढ़िया बताना, सब में से किसी एक को सुपीरियर बताना के लिए क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, अशोका वॉज नॉट ओनली, ये कंस्ट्रक्शन हो गया नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अशोका ना केवल एक ग्रेट वॉरियर था, बल्कि वो एक बुद्धिमान रूरल भी था, एक बुद्धिमान शासक था। क्लियर? नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा पैरेलल कंस्ट्रक्शन फॉलो होता है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट आइडिया को सेंटेंस में डिस्कस किया जाता है तो उनका फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो, ये वॉरियर नाउन हो गया, ग्रेट एडजेक्टिव हो गया। वॉरियर की विशेषता बता दी ग्रेट ने। अशोका ना केवल एक ग्रेट वॉरियर था, बल्कि रूरल के लिए आ गया नाउन। यहां वाइज क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही है मैम वाइजर, बिल्कुल सही बात है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये कंपैरेटिव फॉर्म में है। ऊपर ग्रेटर क्या कंपैरेटिव फॉर्म में है? नहीं। क्या यहां पर कोई कंपैरिजन हो रहा है? नहीं। तो वाइजर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? वाइज से। किससे? वाइज। अ ग्रेट वॉरियर, अ वाइज रूलर। वेरी यहां पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। स्वीट मैंगो, वेरी स्वीट मैंगो। ठीक है, स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल। क्लियर? तो वेरी को छोड़ दो, वेरी की बात ही नहीं है, बात किसकी है? एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, ये होना चाहिए नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। ये सारे एडजेक्टिव की कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। वो टॉलर है और मोस्ट हैंडसम देन, मोस्ट के साथ में यूज हुआ है देन, जबकि मोस्ट के साथ में देन का यूज नहीं हो सकता। देन किस में आता है? कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, तो मोस्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? मोर से। सो राइट आंसर हो जाएगा मोर। ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, हाँ, थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। रिपल्स होती है ना, गोल गोल सी तरंग सी बनती है, उसको वाटर में वो बनाने के लिए राउंडर स्टोन थ्रो करो। अभी अभी मैंने आपको ये देखो बताया था, ये राउंड, तो राउंडर स्टोन नहीं होगा, सिंपली क्या होगा? राउंड स्टोन। क्लियर है? थ्रो अ राउंड स्टोन, राउंडर स्टोन नहीं आएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट। ईगरली तो एडवर्ब हो गया। ईगरली क्या कर रहे थे वो? अवेट मतलब वेट फॉर, वेट कर रहे थे, तो ईगरली अवेटेड द स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देयर ईगरली अवेटेड रिजल्ट बिल्कुल इररेलेवेंट है। राइट आंसर होगा ए। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड, ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रही है एडवर्ब ईगरली। क्या वेट कर रहे हैं वो? देयर रिजल्ट्स। क्लियर? Next, the girl was filling the blank as she was drenched in the rain. Drenched मतलब भीग जाना, गीला हो जाना, वेट हो जाना, भीग जाना। ठीक है, बारिश में भीग गई तो क्या होगा? बारिश में भीग के कोई आदमी गोल्ड हो सकता है, सोना हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, टाइट हो सकता है, नहीं, क्या होगा? कोल्ड। सिंपल है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और ऐसे क्वेश्चन सीपीओ में भी लगातार आए हैं। ठीक है, और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट करवाया भी है मैंने कि जब हम किसी एक्शन के कंप्लीट होने का, फ्यूचर में कंप्लीट होने का टाइम देते हैं कि तब तक ये काम हो जाएगा,
तो उसके लिए आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी, ये जो टाइम इंडिकेटर हैं जो ये बताते हैं कि तब तक ये काम मैं कर लूंगा, तब तक ये काम हो जाएगा, उसके लिए आता है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे देखो, बाय दिस टाइम टुमारो, इस टाइम टुमारो, जैसे मान लो मुझे कोई मूवी देखनी है, मूवी कितनी देर की होती है, 3 घंटे की, मैं बोलती हूँ बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम तक मैं ना ये मूवी देख चुकी होंगी। आई विल हैव वॉच्ड द मूवी, आई विल हैव वॉच्ड द मूवी। तो विल हैव वॉच्ड किस में आया स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब थर्ड, क्या आती है, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब थर्ड एक्टिव सेंटेंस में। पैसिव में विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, और हेल्पिंग में विल, शैल, हैव, बीन आ जाएगा। क्लियर। तो एक्टिव स्ट्रक्चर है आई कि आई विल हैव डन, मैं कर लूंगा, सारा जो भी वर्क मुझे असाइन किया है वो सारा कर लूंगा। आई विल हैव डन, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड। By the end of this month, I will have solved all my problems. मैं सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व कर लूंगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, Robin watched as the smoke filling the blank steadily from the chimney. जो धुआं उठ रहा था चिमनी से, ठीक है। तो यहाँ वेंट मतलब चले जाना, लेफ्ट छोड़ देना, हंग लटकाना, राइट आंसर होगा रोज। ये राइज किसी चीज का अपने आप अपवर्ड्स उठना होता है, राइज, रोज, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन, ठीक है। किसी चीज को उठाना, रेज, रेज्ड हो जाएगा, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेज्ड, ठीक है। तो राइज अपने आप होता है, रेज किया जाता है, रेज योर हैंड्स, ठीक है। राइज अपने आप, जो धुआं उठ रहा है चिमनी से, उसके लिए क्या आएगा, रोज। क्योंकि यहां जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, वॉच्ड किस में है, पास्ट में है, तो यहां पर भी कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, इसलिए क्या आएगा, रोज। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन पूछा है फ्रेजल वर्ब का, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे पेपर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये देखो, फिलिंग द ब्लैंक है, दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे, ये एक दिन बहुत अच्छा आइडिया होगी, ठीक है। यहां देखो फ्रेज है, होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कीप होल्डिंग, बनाए रखना, कीप होल्ड किए रखना, ठीक है। होल्ड अगेंस्ट, होल्ड अगेंस्ट अकेला नहीं होता है, होल्ड इट अगेंस्ट होता है, होल्ड इट अगेंस्ट समवन, समवन और समबडी। इसका मतलब होता है किसी इंसान को कम पसंद करना क्योंकि उसने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया था, कुछ गलत बिहेव किया था, कुछ रॉन्ग किया था आपके साथ पास्ट में, उसके लिए आता है होल्ड इट अगेंस्ट समबडी, मतलब आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है कि तूने मेरे साथ गलत किया था, है ना, उसके लिए आता है होल्ड इट अगेंस्ट समवन। जैसे देखो, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक होता है, ठीक है। बट डू नॉट होल्ड इट अगेंस्ट मी, लेकिन तुम इसको मेरे अगेंस्ट होल्ड करके मत रखना, मतलब मुझे माफ कर देना तुम, क्योंकि ऐसा मत रखना कि तुमने गलती की थी उसको तुम मन में रख लो, फिर तुम मुझे कम पसंद करने लग जाओ कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मान लिया मैंने गलती की, अब तुम उसको भूल जाओ। क्लियर, तो वो क्या होता है, होल्ड इट अगेंस्ट समवन, ठीक है। यहां राइट आंसर होगा होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है टू कीप समथिंग, किसी चीज को अपने पास रखना, वो इन फ्यूचर आपके लिए कोई एडवांटेज साबित हो, आपके लिए वो चीज एडवांटेज साबित हो, इसलिए उसको बनाए रखो अपने पास, ठीक है। जैसे अगर आपको बोले कि यू शुड होल्ड ऑन टू योर ऑयल शेयर्स, आपके कोई भी शेयर है इसको बेचना मत, इसको अपने पास रखना, इन फ्यूचर लग रहा है इसके बहुत पैसे मिलेंगे, पैसा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अपने इस विचार को होल्ड ऑन करके रखो, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन अकेला नहीं आता, इसके लिए आता है होल्ड ऑन टू,
होल्ड ऑन टू, इसको बना के रखो अपने पास में, ये इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, अपने पास रखो इसको। क्लियर? उसके लिए क्या आता है? होल्ड ऑन टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड। वॉज प्रेजेंटेड क्या हो गया? वॉज प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव है। एक्टिव में बनाना है तो सिंपली आ जाएगी वर्ब सेकंड फॉर्म। यहां वॉज प्रेजेंटिंग है, इसको हटा दो। यहां द अवार्ड बना दिया, जबकि बाय द डायरेक्टर यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। शी को भी हटा दो। सब्जेक्ट कहां बना है? डी में। द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, ये वर्ब सेकंड आ गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट बाय हुम, एक्टिव बनाना है। वर यू टोट, वर यू टोट है तो टोट हो जाएगा सिंपली, बाय हुम चेंज हो जाएगा हु में। यहां हुम है, यहां हैड है, हैड नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होता। वॉइस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहता है। नरेशन में हम टेंस चेंज करते हैं, वॉइस में सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज होती है, टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यहां देखो हैज टोट आया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी, हु टोट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट यहां इसको पैसिव बनाने के लिए दिया है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पैसिव है। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस को डिनाई कर दिया गया, तो किसी ने किया है ना डिनाई, तो ऑलरेडी ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। अब पैसिव को हम पैसिव क्या बनाएंगे? ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी देखेंगे ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है। इसमें तो आपने तुक्का लगाया होगा, आपने डी किया होगा, लेट द एक्सेस बी डिनाई। लेकिन ये तब बनता जब सेंटेंस होता आपके पास में डिनाई द एक्सेस। डिनाई द एक्सेस बन के अगर क्वेश्चन आता तो आपका डी पार्ट सही था। ठीक है। तो आप क्या करते? ये एक्टिव में हो गया, अब आप इसको पैसिव बनाते तो लेट के बाद में ये ले लेती है आपने, लेट द एक्सेस, और जो आपका डिनाई है वो बी प्लस वर्ब थर्ड बन जाता, बी प्लस डिनाइड हो जाता है ना। लेकिन एक्सेस डिनाइड तो ऑलरेडी पैसिव है। ठीक है। ये तो एक कहने का तरीका है, इस वे में भी इसको इंपैरेटिव वे में इस तरह से भी बोल दिया गया है। जिनका सही है उनका सही है, बाकी क्वेश्चन जो है वो समहाउ गलत है। नेक्स्ट he said I bought this book for my brother। I bought कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो जो भी हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? तो यहां देखो ये हैज बोट है, ये नहीं आएगा। यहां बाय कर दिया, ये नहीं आएगा। यहां बोट है, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? हैड बोट। एक में गिवन है, सिर्फ वर्ब फॉर्म से आप आंसर कर सकते हो, इतना इजी है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है। से मी डायरेक्ट होता नहीं है, नहीं होता। से टू आई नहीं होता। से टू जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो आई है कौन सा? सब्जेक्टिव, तो आई नहीं आएगा। सेड मी नहीं होता, सेड टू मी होता, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी, द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट He said 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4 क्या है? जनरल ट्रुथ है, और जो भी जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसको हम जब भी डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उनमें टेंस में बदलाव नहीं करते। यहां पर इसका टेंस चेंज कर दिया, यहां पर इसका टेंस चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत है। यहां पर सेड को सेज कर दिया, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा डी। हमने बस यही चेंज किया है, यहां पर हमने कनेक्टर जो कंजक्शन है दैट उसको यूज किया, और बाकी जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है। जब भी यूनिवर्सल जनरल ट्रुथ का सेंटेंस आएगा तो हम इसी तरह से करेंगे, उसके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट है तो रोज नहीं कर देंगे उसको, वो राइजेज ही रहेगा। तो टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, सेंटेंस के जो कनेक्टर से जोड़ना है उसको जोड़ देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?
क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट। ये क्लोज टेस्ट आया था आपका, एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। The ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global fill in the blank। ठीक है, आप अगर ये पूरा पैसेज पढ़ोगे, पूरा क्लोज टेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा ये इक्वलिटी के बारे में है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर एडवांटेज मिलने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज बनाया गया है। तो सेंटेंस बोल रहा है कि अभी जो फाइट चल रही है सोशल जस्टिस के लिए और इक्वलिटी के लिए, वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू क्या बनी हुई है? वो सिग्निफिकेंट ग्लोबल, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्या बनी है? ग्लोबल। ग्लोबल माने जो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, राइट। ग्लोबल फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, अब यहां देखो, सबसे पहले वर्ड देखते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है डोलना, लाइक मूव साइड बाय साइड, या इसको बोलते हैं फ्लोट करना। ठीक है, तो फ्लोट का तो यहाँ कोई ग्लोबल ड्रिफ्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है, टोटली इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, डाइवर्जेंस यानी डाइवर्ट होना, अलग अलग सेपरेट दिशाओं में, सेपरेट डायरेक्शंस में जाना, सेपरेट, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पर कि ग्लोबल डाइवर्जेंस है। ठीक है, डिस्पर्जन होता है चीजों को फैलाना। ठीक है, फैलाना, स्प्रेड करना, तो यहाँ स्प्रेड करने का भी कोई भाव नहीं है। राइट आंसर है फोकस। क्या बना हुआ है? ग्लोबल फोकस बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, movements advocating for racial, gender and LGBTQ equality as well as addressing systematic discrimination and injustice have fill in the blank momentum in recent years। सेंटेंस का मीनिंग है कि जो मूवमेंट एडवोकेटिंग मतलब सपोर्ट में, किसके जो मूवमेंट चल रहे हैं फॉर रेशियल, जेंडर एंड LGBTQ प्लस इक्वालिटी, इन सारे के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं उसके सपोर्ट में जो मूवमेंट चल रहे हैं, एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन को भी एड्रेस कर रहे हैं, एंड इनजस्टिस, अन्याय को, हैव, उसने क्या किया है? फिलिंग द ब्लैंक मोमेंटम। मोमेंटम होता है किसी चीज की स्पीड बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, इन रीसेंट ईयर, तो अचानक से उसका मोमेंटम क्या है? बढ़ गया है इन दिनों में, रीसेंट ईयर्स में। क्लियर? यहां देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि क्लोज टेस्ट में सेंटेंस जहां पर फिलिंग द ब्लैंक पूछा गया है, उसके पहले और उसके बाद में क्या वर्ड आया है। वैसे तो आपको पूरा क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ना है, जिससे फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग में भी हेल्प मिलती है, आपको समझ में भी आता है कि किस तरह का ये क्लोज टेस्ट है, किस तरह का पैसेज है, राइट। अब यहां पर उसके पहला वर्ड और उसके बाद वाला वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हमें बहुत सारी हिंट्स मिलती है। क्लियर? तो यहां पर जो हिंट है मोमेंटम से रिलेटेड, वो हिंट है कोलोकेशन की हिंट। ठीक है, क्या हिंट है कि मोमेंटम के साथ में या तो गेन्ड मोमेंटम आता है, या लूज मोमेंटम आता है, या गैदर मोमेंटम आता है। ठीक है, मोमेंटम को गेन कर लेना या मोमेंटम को लूज कर देना। तो यहां पर क्या बात है? यहां आई है प्रोवाइडेड, हैव प्रोवाइडेड, प्रोवाइड नहीं किया जाता मोमेंटम, इररेलेवेंट है। इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है किसी से अपील करना, स्पेशली रिक्वेस्ट करना, गॉड से भी बोल सकते हैं, तो इररेलेवेंट हो गया, यहां कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्प्रॉलिंग, बिखरा हुआ जो होता है, तितर बितर, स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर्ड मोमेंटम कुछ होता ही नहीं है, ये भी इररेलेवेंट है। राइट आंसर होगा गेन, किसकी वजह से? कोलोकेशन की वजह से। कोलोकेशंस आपके क्लोज टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने क्लोज टेस्ट में भी इसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है। कोलोकेशन होते क्या है ये भी जरूरी है समझना। कोलोकेशन ऐसे दो वर्ड्स जिनको साथ में यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं? कोलोकेशन। रूट वर्ड से देखोगे तो कोल मतलब क्या हो गया है? विद या टुगेदर। क्या है ये? विद या टुगेदर। लोका मीन्स क्या है? टू प्लेस। ऐसे दो वर्ड जिनको साथ में प्लेस किया जाए वो क्या बन गए? कोलोकेशंस। तो गेन मोमेंटम, लूज मोमेंटम, गैदर मोमेंटम, ये क्या है? कोलोकेशंस है।
Clear? Next. People are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that filling the blank inequality and fostering inclusivity in all aspects of society. ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग है कि लोग आजकल जो है वो पीपल आर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस किसकी, ऑफ डिसमेंटलिंग का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सिस्टम को एंड करना, हटाना। ठीक है, डिस मतलब अवे, मतलब उसके को हटाना, कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस चीज को खत्म करना, एंड करना, ग्रेजुअली एंड करना। स्ट्रक्चर्स दैट फिलिंग द ब्लैंक इनइक्वालिटी। ठीक है, एंड फोस्टरिंग मतलब सपोर्ट करना, जैसे फोस्टर चाइल्ड होता है। इंक्लूसिविटी मतलब वाइड एरिया के लोगों को कवर करना, मतलब सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बैंड, तो बैंड इनइक्वालिटी का तो कोई सेंस ही नहीं है, इररिलेवेंट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सीज का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, टर्मिनेट का मतलब एंड करना। ठीक है, अब सेंटेंस का भाव क्या है? सेंटेंस का भाव है जो इनइक्वालिटी है उसको कंटिन्यू बनाए हुए है, उस स्ट्रक्चर को किसकी डिसमेंटलिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यू, कोई बैड सिस्टम, कोई बैड सिचुएशन, कोई बिलीफ को कंटिन्यू बनाए रखना क्या होता है? परपैचुएट। क्या होता है? परपैचुएट। तो पर मतलब होता है थ्रू, और पैट का मतलब है टू गो या टू सीक, मतलब किसी चीज को कंटिन्यू बनाए रखना, स्पेशली जो कोई बैड है, बैड सिचुएशन है, बैड कोई बिलीफ है, उसको कंटिन्यू बनाए रखना। तो परपेचुएट क्या आएगा? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो स्टॉप और एंड ये इसका उल्टा भाव दे रहे हैं, ये कंटिन्यू बनाए रखने की बात कर रहा है और वो स्टॉप और एंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन जो अपोजिट सेंस देते हैं उनको बोलते हैं फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग माने जो पैसेज में बोला गया है उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। पैसेज इक्वालिटी की और जो मतलब बायसनेस को हटाने की, बराबरी की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल्स फॉर जस्टिस के लिए कॉल, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्क्ड कन्वर्सेशंस एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, स्पार्क कन्वर्सेशन एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ऐसा वर्ड होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, इक्विटेबल हो। इट इज क्रूशियल टू फिलिंग द ब्लैंक इन मीनिंगफुल डायलॉग, चैलेंज बायसेस and actively promote diversity and to build a society where everyone has equal rights and opportunities. ठीक है, तो it is crucial to, ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अब ये पूछा है coincide, manifest, engage और evolve। पहली चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, क्लोज टेस्ट में आगे क्या वर्ड आया है और पीछे क्या वर्ड आया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां आया है यहां आया है इन। ठीक है, तो इन प्रपोजिशन यहां आया है, कोइंसाइड के साथ में विद आता है, तो ये नहीं हो सकता, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। कोइंसाइड का मीनिंग भी सेम टाइम पे मिलना, मीट करना, कि मीट होना हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर आता है इवोल्व मतलब ग्रेजुअली डेवलप होना, ग्रेजुअली इवोल्व होना, राइट। तो इवोल्व के साथ फ्रॉम या इनटू आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन सी मैनिफेस्ट के साथ इन आता है, ऐसा नहीं है मैनिफेस्ट के साथ इन नहीं आता, लेकिन मैनिफेस्ट का मतलब होता है टू शो क्लियरली। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? टू शो क्लियरली शो करना। ठीक है, तो ये बोला इट इज क्रूशियल टू मैनिफेस्ट इन मीनिंगफुल डायलॉग, नहीं ये बोल रहा है कि पार्टिसिपेट करना है, हमें इन्वॉल्व होना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो इसलिए राइट आंसर आएगा इंगेज इन, जो एक फ्रेज है इंगेज इन।
इंगेज इन समथिंग यानी किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, भागीदार बनना, ठीक है, कि इट इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है टू इंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग, मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज होना, चैलेंज करना बाइसेस को एंड एक्टिवली प्रमोट करना किसको, डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, एंड टू बिल्ड अ सोसाइटी और एक सोसाइटी बनाना वेयर जहां पर एवरीवन सबको हैज इक्वल राइट्स हो, सबको इक्वल राइट्स हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। 3 पैसेज पूछे गए थे, ये स्टील से रिलेटेड पूरा पैसेज है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पैसेज को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको क्वेश्चंस पे भी अपनी नजर लगानी है, क्वेश्चंस भी देखना है और फिर पैसेज को स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां देखो, व्हाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन क्यों कहा गया है? पहला क्वेश्चन। एप्रोप्रिएट टाइटल पूछा गया है, तो इसके लिए पूरा पैसेज हमें पढ़ना ही है, ठीक है। टोन पूछी गई है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, यहां पर स्ट्रक्चर पूछी गई है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से बनाया गया है पैसेज, ठीक है। अब देखो, पढ़ लेते हैं इसको पूरा। स्टील इज टफ, स्टील टफ होता है एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, और इसको इजीली शेप दी जा सकती है, कट किया जा सकता है और वायर बनाया, मेड इनटू वायर। Special alloys of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel and copper, ठीक है। अलॉयज जो मिश्र धातु होता है, तो जो अलॉयज ऑफ स्टील है वो एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर को मिलाकर बना सकते हैं। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, अलॉयज से क्या होता है, स्टील को बहुत हार्डनेस मिल जाती है, टफनेस मिल जाती है और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, ठीक है, और जंग से लड़ने की जो के लिए रेजिस्टेंस भी मिलती है, एबिलिटी भी मिलती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन है ना। स्टील क्या है, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहा गया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज, ऑलमोस्ट जो सब कुछ हम यूज करते हैं, इज ईदर मेड ऑफ आयरन, या तो वो आयरन से बना है या स्टील से बना है, या has been made with tools and machinery of these metals। ध्यान से समझो, इसका मतलब है कि जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी चीजें वो, या देखो ईदर से, कई बच्चे, मैं क्लास में भी करवाती हूँ ये चीज, कई बच्चे बोलते हैं मैम ईदर और होता है, तो मैं बोलती हूँ ईदर और भी हो सकता है। ये देखो स्ट्रक्चर वही है, ईदर मेड ऑफ आयरन, जो चीजें हम यूज करते हैं वो या तो आयरन से बनी होती है या स्टील से बनी होती है, या हैज बीन मेड, या वो चीजें बनी होती है ऐसे टूल्स और मशीनरी से जिनसे आयरन और स्टील बने हुए हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मार्कर है, ठीक है, अब ये ना स्टील से बना हुआ है और ना आयरन से बना हुआ है, ना लोहे का है ना स्टील का है, ठीक है, लेकिन इसको बनाने में जो टूल्स, जो मशीनरी यूज होगी है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, आयरन या स्टील से बनी होगी। कौन, टूल्स या मशीन। क्लियर? तो यानी कि सारी चीजें किससे, इसी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील्स, ठीक है। इवन द सेफ्टी पिंस एंड नीडल्स यू कैन यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, सेफ्टी पिंस, नीडल्स भी स्टील से बनी है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, ऑयल वेल्स किससे डील किया जाता है, स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, बिल्कुल ठीक है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, फार्म मशीन्स भी स्टील है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, लार्ज बिल्डिंग का भी क्या होता है, स्टील फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is steel often called the backbone of modern industry? स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन क्यों कहा गया है? सबसे पहले देखो, स्टील इज टफ, पहली लाइन थी स्टील इज टफ, बिल्कुल सही बात है, बट क्या स्टील टफ होने की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है?
नहीं मैम, पर मैम इसमें लिखा था ये। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ऑप्शन जो पैसेज में लिखा है उसका एज इट इज लिखा हुआ गिवन है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। यानी स्टील इज टफ, ये इसने लिखा है, बिल्कुल लिखा है स्टील टफ होता है, लेकिन क्या टफ होने की वजह से वो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है? नहीं। ऐसा ऑप्शन जो सही है लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग, यानी ध्यान भटकाने वाली चीज। ये हो गया रेड हेरिंग। ठीक है। स्टील कैन बी एडेड विद एनी मटीरियल। अब देखो, एनी की वजह से ये आउट ऑफ पैसेज हो गया। आउट ऑफ पैसेज मतलब ऐसी बात जो पैसेज में हुई नहीं है। पैसेज में कहां बोला है कि किसी भी मेटल के साथ में मिक्स मटेरियल से नहीं, एल्यूमिनियम कॉपर बात हुई थी, लेकिन एनी मटेरियल की बात नहीं हुई है। तो ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में, ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में पैसेज में बात नहीं हुई है, वो हो जाता है आउट ऑफ पैसेज। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इजी टू मेक स्टील अलॉयज। देखो, इजी पे अगर हम फोकस करें तो इजी बोला है कि इसको इजीली शेप दिया जा सकता है, कट किया जा सकता है, वायर बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्टील अलॉयज बनाए जा सकते हैं ऐसा नहीं बोला है पैसेज में। तो ये भी अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें, रेड हेरिंग, थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ पैसेज हो गया, है ना। राइट आंसर होगा ए। स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी। क्योंकि ये देखो, हमने यहां पढ़ा था कि स्टील को ऑफन बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि सब कुछ चीजें या तो स्टील से बनी है, आयरन से बनी है, या इनसे बने हुए टूल्स या मशीनरी से। क्लियर है। नेक्स्ट, टाइटल क्या होगा? सबसे पहले मिनरल ओर्स। मिनरल ओर्स तो बहुत सारे होते हैं, हमने तो पैसेज में बात नहीं की, हमने तो स्टील की बात की है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया है, तो इसको बोलते हैं टू ब्रॉड। हमने तो एक छोटे से पार्ट की बात की है, छोटे सा स्टील की बात की है, सबके बारे में तो बात की नहीं है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ब्रॉड होता है, बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बहुत बातें हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हमने तो स्टील की बात की है, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी क्या हो गया, टू ब्रॉड। ठीक है। फिर रिसोर्सेज ऑफ स्टील्स। रिसोर्सेज ऑफ स्टील की थोड़ी बहुत बात की हमने, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं की है, ये हो गया टू शॉर्ट। टू शॉर्ट मतलब सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। टू शॉर्ट क्या होता है? आंसर सही है, ऑप्शन सही है, बट कंप्लीट नहीं है। यहां कंप्लीट बात किसकी हो रही है? स्टील इंडस्ट्री की। पूरे पैसेज में देखो, यहां पर पूरी स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमारी बात चल रही है ना। तो पैसेज किसका हो गया? स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है टोन। टोन की बात करते हैं। टोन में सबसे पहले क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है फोल्ड फाइंडर। ठीक है, तो यहां पर फोल्ड फाइंडिंग की कोई बात नहीं हुई है, नहीं होगा। आयरनिकल होता है, जैसे कि डिराइजिव हो सकता है, कॉन्टेम्पचुअस हो सकता है, व्यंग्यात्मक रूप में, जो बोलना उसका उल्टा बोल रहा है, व्यंग्यात्मक रूप में बोल रहा है, तो वो भी नहीं बोल रहा है, ऐसी कोई बात स्टील से रिलेटेड नहीं की है व्यंग्यात्मक रूप में। जजमेंटल होता है आर्बिट्रेरी, मतलब अपना पर्सनल कोई ओपिनियन, जजमेंट, है ना, वैसी भी कोई बात नहीं हुई है। राइट आंसर है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो हमें यहाँ बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी गई है इस पैसेज में। स्टील के बारे में बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखो, स्टील के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, बिल्डिंग में स्टील यूज होता है, नीडल्स में यूज होता है, सारी हमें इंफॉर्मेशन यूजफुल दी गई है। तो ये क्या हो गया है? इंफॉर्मेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से बनाया गया है पैसेज को। ठीक है, सबसे पहला है कोज एंड इफेक्ट। कोज मतलब रीजन, रीजन दिया हो फिर उसके इफेक्ट बताए हो, ऐसा तो नहीं किया है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है कि स्टील इतने टाइप का होता है, ये दो तरह से डिवाइड किया, फिर उसके 4 पैटर्न बनाए, जैसे हम क्लासिफिकेशन करते थे किंगडम में। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है कि ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर 2 में कर दिया, फिर आगे इसको 2 में कर दिया, इस तरह से किया है क्या? नहीं किया, ये भी नहीं होगा।
सिक्वेंशियल होता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकली, ये फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा भी नहीं बोला, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि ऑथर जो है वो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के बारे में हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन कैसी, छोटी छोटी चीजें बताता है और फिर हमें उन छोटी छोटी चीजों से वो विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर इसने बताया सबसे पहले कि ये इससे ये बन सकते हैं, हमारे माइंड में आया कि अच्छा इसे वायर बन सकते हैं, इसको इजीली शेप दे सकते हैं, ये टफ हो जाता है, इसमें दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, इसे ये रस्ट से बचाता है, ठीक है। मशीनरी में भी ये स्टील या आयरन यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि शिप्स में, ट्रेन्स में, ट्रक्स में, सब में, ऑटो में लार्जली स्टील के बने होते हैं। नीडल्स भी स्टील की बनी होती है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल। ये सारी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दे के, ठीक है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें दे के विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता है और उसको समझाता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। ये स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो है ये सीपीओ में भी आए हैं इस बार। मैं आपको जो सीपीओ के पेपर सोल्व करवा रही हूँ, 2 पेपर मैंने सोल्व करवा दिए, ठीक है। वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है ना अभी सीजीएल मेंस का, वो सीपीओ से मैच हो रहा है। सीपीओ में भी पैसेज में स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हर पैसेज में पूछे उसने, ठीक है। तो अभी रिसेंट जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले एग्जाम डिपेंड करते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, है ना। जैसे सीपीओ में जंबल नहीं आया था, इसमें भी जंबल नहीं आया, अब आगे सीएचएसएल एग्जाम आने वाला है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है बच्चे। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैसेज बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स के ऊपर, नोन एज वाइन्स, वाइन्स जो बेल होती है। लशस, लशस का मतलब होता है बहुत ही जूसी, डिलीशियस, डिलेक्टेबल। स्मूदी स्किन बेरीज, बहुत ही स्मूथ स्किन बेरीज जो है उनको क्या बोल रहे हैं? ग्रैप्स। ग्रो इन डेंस क्लस्टर, डेंस क्लस्टर में वो उगते हैं। इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, ग्रेप्स जो हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं? फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया, चिली, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया। ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स, उन सभी की समर्स बहुत वार्म होती है, एंड मॉडरेट विंटर्स, और विंटर मॉडरेट होती है। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन, ठीक है। टू क्रिएट वाइन 80% ऑफ ग्रेप्स आर क्रश्ड, ठीक है। वाइन बनाने के लिए 80% ग्रेप्स को क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है, ठीक है। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, फर्मेंटेशन प्रोसेस ग्रेप्स को किस में चेंज कर देता है? वाइन में, ठीक है। टू मेक रेजिन्स, रेजिन्स बनाने के लिए जो हम ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं, ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड, ग्रेप्स को क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, ग्रेप्स कहाँ राइप होते हैं? कैलिफोर्निया में, अगस्त में। दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स, वो बेल से उनको कट कर लेते हैं, एंड लेफ्ट ऑन द ट्रेस, ट्रे में छोड़ देते हैं, टू ड्राई फॉर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों तक उनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। सो टू ट्रांसफॉर्म दैम इनटू रेजिन्स दे आर फर्दर कुक्ड, उनको रेजिन्स में ट्रांसफर करने के लिए उनको फर्दर कुक किया जाता है, स्टीप किया इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज के अकॉर्डिंग 1 acre ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000, ठीक है। 1 acre ऑफ ग्रेप्स जो है वो रफली 15,000 ग्लासेस वाइन बना सकता है ऑन एवरेज, ठीक है। ग्रेप्स ऑफ द थॉमसन, फ्लेम, रूबी, परलेट एंड टोके वेराइटीज आर पॉपुलर, ग्रेप्स की ये वेराइटी बता दी गई है, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चंस नहीं देखे, अब देख लेते हैं। हाँ, व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है? सिंपल है, ये ग्रेप्स को किस में चेंज कर देता है? वाइन में। राइट आंसर हो गया ए। टर्न ग्रेप्स इनटू रेजिन,
फर्मेंटेशन प्रोसेस में रेजिन्स में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा पैसेज में नहीं बोला है, फैक्चुअली रॉन्ग। मेक्स ग्रेप्स लार्जर, लार्जर बनाने की कोई बात ही नहीं है, आउट ऑफ पैसेज। क्रशेस द ग्रेप्स, ग्रेप्स को क्रश करने की बात हुई है यहां पर देखो, हाँ वाइन बनाने के लिए, लेकिन यहां पूछा क्या है, फर्मेंटेशन, किसके बारे में पूछा है, फर्मेंटेशन, तो ये हो गया रेड हेरिंग। ऑप्शन सही है बट क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नेक्स्ट, लशियस का क्या पूछा आपसे, बेस्ट डिस्क्राइब, तो लशियस का मतलब होता है जूसी, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जो होता है, डिलेक्टेबल, ठीक है ना, स्मूथ नहीं हो सकता, सॉफ्ट, लार्ज, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट, टाइटल क्या होगा पैसेज का, टाइटल देखो, टाइटल क्या होता है, जिसके चारों तरफ पैसेज चल रहा है, जिसके लिए पैसेज बना है, हमने पैसेज को क्यों बनाया है, इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत सारी देनी पड़ती है, लेकिन एक मेन रीजन होता है पैसेज को बनाने का, वो क्या होता है, उसका टाइटल, ठीक है। अब देखो, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात तो नहीं की है, कुछ कंट्रीज की बात की थी, लेकिन पूरी दुनिया की बात नहीं की, ग्रेप्स और पूरी दुनिया ऐसा बात की है, नहीं की, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, टू ब्रॉड, कौन सी कैटेगरी है, टू ब्रॉड, मतलब बहुत ब्रॉड हो गया, हमने तो थोड़ी सी बात की थी कंट्रीज की, वो पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो गया, टू ब्रॉड, ठीक है। फिर वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स की बात की थी, एक लाइन दी थी, लेकिन क्या उसके लिए पैसेज बनाया था, क्या शुरू से लास्ट तक सिर्फ वैरायटी की बात चल रही थी, नहीं, बात हुई है लेकिन टाइटल नहीं है, टू शॉर्ट, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट बताया है वैरायटीज का, वाइन मेकिंग भी बताया लेकिन वो छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसने तो ये भी बताया है कि रेजिन्स भी बनते हैं, उसने तो ये भी बताया कि फ्रेश भी खाते हैं, ठीक है, सिर्फ वाइन मेकिंग की तो बात नहीं की, ग्रेप से वाइन बनती है बिल्कुल बताया, ग्रेप से रेजिन्स बनती है ये भी बताया, ग्रेप्स को फ्रेश भी खाते हैं ये भी बताया, मतलब ग्रेप्स की सारी चीजें बताई है, ग्रेप्स के सारे यूसेज बताए हैं, ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस। क्लियर है। नेक्स्ट, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त, सिंपल दिया हुआ था कैलिफोर्निया, ये देखो यहां पर ये लाइन, ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त गिवन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैसेज में भी सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। Which statement best reflects a fact mentioned in the given passage? Best जो फैक्ट को जो गिवन पैसेज में दिया उसको बताता है, तो पूरा पैसेज पढ़ के ही बता सकते हैं। एंटोनिम पूछा है स्टेयर का, ठीक है। टाइटल पूछा है जो सब में पूछ रहा है, ये इन्फ्रेंस करना है हमें, इन्फ्रेंस अनुमान लगाना है पैसेज को पढ़ के। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं। पैसेज की साइज को देख के, बड़ा छोटा देख के बिल्कुल मत घबराना बच्चे। जितने बड़े साइजेस के पैसेज होते हैं कई बार वो बहुत इजी होते हैं, ये पैसेज भी बहुत इजी है। और नहीं आ रहा ना तो भी रेगुलर आप मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, हम जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप बहुत जल्दी पैसेज में बहुत अच्छा करने लग जाओगे, ठीक है। जो चीज है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। यहां देखो, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज, न्यू बर्ड स्पीसीज की खोज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, ऑर्निथ मतलब बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। एंड बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। तो बर्ड एंथुजियास्ट के और ऑर्निथोलॉजिस्ट के अंदर क्या कर दिया है, जो नए बर्ड की डिस्कवरी ने एक स्पार्क पैदा कर दिया है, ठीक है। द बर्ड नेम द सफायर विंग्ड वार्बलर, बर्ड का नाम क्या है? उसको क्या नाम दिया गया? सफायर विंग्ड वार्बलर। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेनफोर्स्ट, कोई बहुत दूर ट्रॉपिकल आइलैंड रेनफोर्स्ट है, वहां उसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। इट इज अ यूनिक बर्ड, ये एक बहुत यूनिक बर्ड है, विद वाइब्रेंट ब्लू फैदर्स।
वाइब्रेंट मतलब लाइवली, एनर्जेटिक, उसके ब्लू फैदर्स हैं एंड डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग, और बहुत अच्छा वो गाता भी है, ठीक है। बर्ड वॉचर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट हैव बीन फ्लोकिंग टू द आइलैंड। जो बर्ड वॉचर्स हैं और नेचर के जो एंथुजियास्ट हैं, जो नेचर के प्रति जिनके अंदर एक अलग एनर्जी एंथुजियाज्म है कि नेचर में क्या हो रहा है देखना है, वो फ्लोकिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में, झुंड में कहाँ पर पहुंच गए हैं, आइलैंड में। उस आइलैंड पे चले गए हैं जहां उसको देखा गया है, और इन होप्स ऑफ कैचिंग, और किस में, वो उम्मीद में कि वो उनको एक झलक मिल जाए। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक, ग्लांस, ठीक है, उनको एक झलक मिल जाए किसकी, इस इल्यूसिव और कैप्टिवेटिंग क्रिएचर की। इल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन जो होता है वो होता है इल्यूसिव। कैप्टिवेटिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव। The discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. जो sapphire-winged warbler की डिस्कवरी ने हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस किसकी, प्रिजर्व रखने की और प्रोटेक्ट करने की, किसकी, हैबिटेट्स, मतलब जहां ये बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission. Embarked on, important phrase है, embarked on या embark upon आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, to start something, ठीक है, start something new, कुछ नई चीज को शुरुआत करना, और वो स्पेशली वो बहुत डिफिकल्ट हो, जिसको शुरू करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो डिफिकल्ट चीज की शुरुआत करना क्या होता है, एम्बार्क ऑन या एम्बार्क अपॉन। एक मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है टू अनकवर द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। अनकवर मतलब डिस्क्लोज करना, बर्ड के माइग्रेटरी पैटर्न, मतलब जो बर्ड्स हैं वो आज यहाँ हैं, फिर वो सर्दियां आई तो कहाँ चले गए, समर में कहाँ चले गए, उनके माइग्रेट होने का, मूव करने का पैटर्न। इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस। सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस जैसे ऐसे बोलते हैं ना, कि जैसे आपने सुना होगा कि बर्ड की वो माइग्रेटरी पैटर्न को देखने के लिए, जैसे बर्ड के पंख में या पैर पे कहीं एक चिप लगा दी, फिर वो कहाँ जा रहा है तो सैटेलाइट से पूरा ट्रैक हो जाता है, ठीक है। तो दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, बाय अनरेवलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड स्टॉप ओवर लोकेशंस, साइंटिस्ट होप टू गेन इंसाइट इनटू द चैलेंजेस द सैफायर विंग्ड वॉर्बलर फेसेस ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस ट्रेवल्स। अनरेवलिंग मतलब किसी चीज के बारे में उसको सुलझाना, ठीक है। इसके माइग्रेटरी पैटर्न को समझने के लिए और उसके स्टॉप ओवर लोकेशंस को समझने के लिए साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कोई इंसाइट मिले इनटू द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस सैफायर विंग्ड वॉर्बलर फेस करता है अपनी आर्डुअस मतलब वेरी डिफिकल्ट, आर्डुअस ट्रैवल हो सकता है, आर्डुअस जर्नी भी होता है, ठीक है। The local community on the tropical island has embraced the newfound avian resident with great enthusiasm. जो वहां रह रही है लोकल कम्युनिटी ट्रॉपिकल आइलैंड में, वो भी मतलब इसको एक्सेप्ट कर रही है। गले लगाने का मतलब है, मतलब किसी चीज को पॉजिटिवली लेना, गले लगाना। जो नया जो रेजिडेंट आया है, एवियन रेजिडेंट मतलब कौन है, वो बर्ड। ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ, मतलब एंथुजियाज्म है कि हाँ भाई कोई नया वर्ड देखने को है हमारे यहाँ। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्सक्विसिट होता है वेरी ब्यूटिफुल। एक्सक्विसिट क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एफर्ट्स अंडर वे हैं टू रेज अवेयरनेस रेज कर रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस किसकी, कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन नहीं है, कंजर्वेशन सुरक्षित रखना, एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज, और ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करना दैट इंश्योर, जो इंश्योर करे द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस,
इस तरह इस जो स्पीसीज है इसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू बनी रहे ऑफ दिस एक्सक्यूजिट स्पीसीज। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे। Which statement best reflects a fact mentioned in the given passage? सबसे पहले डी पे आते हैं। द सैफायर विंग्ड वॉबलर इज द ओनली बर्ड स्पीसीज ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड। पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि वो अकेली स्पीसीज थी ये बोला है, पर ओनली ऐड करके कि अकेला ऐड करके इसने इसको टू शॉर्ट बना दिया। ओनली नहीं बोला ना कहीं पर, ये नहीं होगा। स्कूल्स ऑन द आइलैंड, तो एनुअल बर्ड वॉचिंग कॉम्पिटिशन। अब आप बोलते ना आउट ऑफ पैसेज मैम क्या होता है, क्या जरूरत है आउट ऑफ पैसेज, ये है बेटे, ये देखो स्कूल्स ऑन द आइलैंड, क्या पूरे पैसेज में आइलैंड पे स्कूल्स की बात हुई है और इसने इसके एनुअल बर्ड वॉचिंग कॉम्पिटिटर्स की भी बात कर ली, कॉम्पिटिशन्स की बात कर ली है, ये हो गया आउट ऑफ पैसेज। मतलब ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई भी बात नहीं की गई है वो हो जाता है आउट ऑफ पैसेज। नेक्स्ट, सैफायर विंग्ड वॉबलर इज द लार्जेस्ट बर्ड आउट ऑफ, कहां बोला है ये लार्जेस्ट बर्ड था, बोला था कहीं पर नहीं। राइट आंसर होगा ए। देखो, रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस, बिल्कुल ठीक है, टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स। बिल्कुल, ये पूरी बात हुई थी कि रिसर्चर्स हैं वो सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस को यूज कर रहे हैं बर्ड के माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंटनी पूछा है आपसे स्टेयर का। स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू देखते रहना, घूरना। क्या होता है? घूरना। तो किसी चीज को कंटिन्यू देखते रहना, किसी चीज की एक झलक देखना। राइट आंसर हो जाएगा ग्लिम्स। ग्लिम्स, ग्लांस, पीप। ठीक है, वाइब्रेंसी क्या होता है? लाइवली, एनर्जेटिक, ब्रिलियंट। आर्डियसनेस क्या होती है? डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। एक्साइटमेंट तो एक्साइटमेंट है ही, तो स्टेयर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लिम्स। नेक्स्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल। अब देखो, सबसे पहले डी, द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स इन रिमोट आइलैंड्स। क्यूरियस बिहेवियर की तो कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है कि बर्ड्स का क्यूरियस बिहेवियर है, आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, द यूनिक फीचर्स ऑफ द सैफायर विंग्ड वॉबलर। सैफायर विंग्ड वॉबलर की यूनिक बर्ड बोला था कि यूनिक बर्ड है, इसके ब्लू फैदर है, ये बात है, लेकिन यूनिक फीचर्स एक बात हो गई, लेकिन इसके बारे में पूरा पैसेज है क्या? नहीं। ठीक है, उसके सिर्फ यूनिक फीचर को ही बताया है, नहीं, बाकी भी बातें की है, माइग्रेटरी पैटर्न्स को बताया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट। थोड़ी सी बात हुई है, थोड़ी सी। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल, कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हुई है, लेकिन पूरा पैसेज उसी के चारों तरफ चल रहा था क्या? नहीं, ये भी टू शॉर्ट। राइट आंसर होगा ए। जो पैसेज मेनली था वो क्या था? द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सैफायर विंग्ड वॉबलर। पहले पहले ऑथर ने क्या किया? सैफायर विंग्ड वॉबलर को इंट्रोड्यूस कराया, फिर जो पूरा पैसेज जो चल रहा था उसके माइग्रेटरी पैटर्न्स को समझने के लिए सैटेलाइट लगाए साइंटिस्ट ने, और ये सारी बातें चल रही थी। तो जो पूरा पैसेज है वो इसी के चारों तरफ चल रहा था, यही मेन थीम था पैसेज का। जो मेन आइडिया था वो क्या था? माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सैफायर विंग्ड वॉबलर। क्लियर? Last but not least, based on the given passage, which of the following inferences? Inferences का मतलब होता है मेरे बच्चे अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब जो डेटा आपको गिवन है, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, यहां देखो डी पे देखो, द सैफायर विंग्ड वॉबलर इज एन अग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज। ऐसी कोई बात हुई है कि वो अग्रेसिव था? आउट ऑफ पैसेज।
देखो पैसेज में मैं आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करवा रही हूँ। एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन से आप सही करेंगे। एलिमिनेशन होता क्या है, सबसे पहले गलत आंसर को हटाना, सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसको हटाओ, वहां से एक्यूरेसी आएगी, वहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो जल्दीबाजी में गलत आंसर करते हैं वो नहीं होगा, तो सबसे पहले गलत है उसको हटाओ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो एग्रेसिव की टेरिटोरियल बात नहीं है, हट गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द सैफायर विंग्ड वॉबलर हैज स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। ये दूसरा, साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पीसीज। साइंटिफिक कम्युनिटी ने लॉस्ट कर दिया इंटरेस्ट, फैक्चुअली रॉन्ग, ऐसा तो नहीं है, उनको तो इंटरेस्ट आया था, स्पार्क हुआ था इंटरेस्ट। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सैफायर विंग्ड वॉबलर। कंजर्वेशन एफर्ट्स सोली मतलब अकेला, ओनली फोकस कर रहा है किस पे, प्रोटेक्टिंग द सैफायर विंग्ड वॉबलर। ऐसा नहीं है, उसने तो पूरी स्पीसीज की अकेला उसी पे फोकस कर रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं। तो ऐसा इसने सोली लिखकर क्या कर दिया, इसको टू शॉर्ट, इसको बिल्कुल उसी पे अप्लाई कर दिया इसने, ऐसा नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। Discovery of the sapphire winged warbler has sparked global interest in bird watching। जो खोज हुई थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी खोज ने इसकी खोज की वजह से इंपॉर्टेंस पता चली थी और स्पार्क इंटरेस्ट की भी, ये देखो यहाँ स्पार्क एक्साइटमेंट की, डिस्कवरी ऑफ द न्यू बर्ड स्पीसीज, नए बर्ड स्पीसीज की खोज ने क्या किया, स्पार्क किया एक्साइटमेंट किसमें, अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट और एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। तो उसी को रिफ्रेम करके ये सेंटेंस बोला है कि डिस्कवरी ऑफ द सैफायर विंग वॉबलर हैज स्पार्क ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आया? सेशन को लाइक आपने कर दिया होगा, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।